अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यानी कि किस तरह आप जब भी रिलेशनल डाटाबेस आप जन बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर किस तरह की कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह जो मुतय्यन किए होते हैं उनको फॉलो करते हुए आप कोई रिलेशनल डाटाबेस जो होती है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर ज़ाहिर है जब कोई भी रिलेशनल डाटाबेस हम जनरेट करते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम वो रिलेशनल डाटाबेस को जनरेट करते हैं। सबसे पहले इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। रिलेशनल डाटाबेस इंक्लूड्स मैनी कंस्ट्रेंट्स एंड रूल्स। ठीक है, यानी कि डाटाबेस के रिलेशनल डाटाबेस के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको डिफाइन करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप यानी कि अपने रिलेशनल डाटाबेस जो होती है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसका बेसिक तौर के ऊपर जो कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो ये होता है कि ये क्या करता है कि ये आपको आपके डाटा के रिलेटेड जो कि आपने रिलेशनल डाटाबेस जनरेट की होती है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी देता है। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आपका जो डाटा है वो पड़ा पड़ा उसके अंदर ख़राब ना हो जाए, ठीक है, या उसके अंदर या कोई भी, और इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी दूसरा पर्सन आके आपके डाटा को वो यानी कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, यानी उसके डाटा की जो एक्यूरेसी होती है उसको उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि कुछ ना कुछ जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं या रूल्स वगैरह होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो कि अपने रिलेशनल डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर उसके बाद कुछ मेजर किस्म की इसकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। सबसे पहले है डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, दूसरी एंटिटी इंटेग्रिटी और उसके बाद रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आहिस्ता आहिस्ता या आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह की इंटेग्रिटी ये किस तरह के होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम देखेंगे वह डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कि डोमेन के रिलेटेड क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है। डोमेन इज ए सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट लाइक नेम, लेंथ, साइज एंड एट्सेट्रा वगैरह। ठीक है, यानी एक कोई भी जो वैल्यू, ठीक है, जो कि आपके कॉलम के नेम समझ लें कि उसको हम डोमेन का नाम देते हैं। कोई भी जो कॉलम का आपने नेम रखा हुआ है वो हमारी डोमेन में आता है। अब उसके रिलेटेड जितना भी डाटा, ठीक है, उस कॉलम के रिलेटेड ज़ाहिर है कॉलम के अंदर आपने कोई भी जो डाटा वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी तो वो क्या करेगा कि वो डोमेन कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक होंगी, कि यानी कि इसका नेम क्या होगा, उसके बाद इसकी लेंथ क्या होगी और उसके बाद इसकी डाटा टाइप, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि किसी भी कॉलम के बारे में जो बेसिक रूल्स के तौर पर या उसकी जो एट्रीब्यूट्स के जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको डिफ़ाइन करने के लिए डोमेन कंस्ट्रेंट्स का यूज़ किया जाता है। ऑल वैल्यूज़ कॉलम कम फ्रॉम द सेम डोमेन, तो इसका मतलब यह है कि कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी वो सिर्फ एक ही डोमेन के साथ आएंगी। यानी कि जिस तरह सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी कॉलम वगैरह आपने जनरेट किया हुआ है, कोई टेबल जनरेट किया हुआ है, तो उस टेबल के अंदर जो कोई कॉलम होगा तो उसके रिलेटेड ही वो आगे यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मैंने एक टेबल की आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि क्या किस तरह ये होता है। जिस तरह सिंपल ये आपने ये टेबल देखी, ठीक है, यहाँ पे टेबल में क्या है कि ये आगे एट्रीब्यूट्स है इस टेबल की, जिस तरह की आईडी होगी, उसके बाद नेम हो गया, सिटी होगी, कंट्री होगी। अब इस कंस्ट्रेंट की यानी कि इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी कॉलम की, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब के बारे में जो भी डिफ़ाइन किया जाता है उसको हम क्या करते हैं कि डोमेन कंस्ट्रेंट, एक सिटी जो है ये एज ए डोमेन आ जाएगी, ठीक है, और सिटी की आगे जितनी भी वैल्यू होंगी उस यानी कि उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके बाद इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, यानी कि ये डाटा टाइप जो होगी वो इंटीजर टाइप में होनी चाहिए, वार करैक्टर टाइप में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं जिसके
जिस जिसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी कॉलम या डोमेन के अंदर अपना डाटा जो होता है वो रख सकते हो। तो इसी तरह जो एक कॉलम होगा, ठीक है, वो एज ए डोमेन कहलाएगा और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी और उसके रिलेटेड जितना भी, यानी कि आप समझ लें कि उसके रिलेटेड जितना भी मवाद या उसके रिलेटेड जो भी आपने उस वैल्यूज़ असाइन करते हुए इसके अंदर कुछ भी जो चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ पे कि ये अब ये सिटी है तो इसका हमने जो डाटा रखना है वो किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो करैक्टर टाइप पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है वो करैक्टर्स आते हैं। लेकिन अगर आप आईडी में देखेंगे तो आईडी में जो डाटाबेस है वो सारा किस में है, वो इंटीजर टाइप में डाटाबेस है। तो इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें कोई भी आईडी के या कोई भी कॉलम के अंदर, ठीक है, जो आपने उसकी वैल्यूज़ वगैरह रखी होती हैं उसके रिलेटेड जितना भी डाटाबेस में होगा या उसके कि किस तरह का ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, कितनी इनकी लेंथ होनी चाहिए। अब ये आप कह सकते हैं कि जी हमारे जो करैक्टर है वो यहाँ पे 5 से ज़्यादा करैक्टर नहीं आने चाहिए, तो फिर क्या होगा कि वो 5 से ज़्यादा करैक्टर नहीं आएंगे। यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए या रखने के लिए डाटाबेस के अंदर, रिलेशनल डाटाबेस के अंदर कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यही चीज़ है, ठीक है, कि जितनी भी किसी भी डोमेन की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी कि सारी की सारी आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आप उसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह जो होंगी वो असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है एंटिटी इंटेग्रिटी, ठीक है, यानी कि कोई भी एंटिटी की किस तरह इंटेग्रिटी को हम अश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एंटिटी इंटेग्रिटी होती क्या है। इंश्योर दैट रिलेशन एज प्राइमरी की एंड वैल्यूज़ फॉर द प्राइमरी कीज आर वैलिड। तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ आती है वो प्राइमरी की आती है। इसके अंदर कोई भी एंटिटी जो होती है, ठीक है, यानी कोई भी जो टेबल आपने बनाया हुआ होता है, सारे टेबल कोई जो भी आपने टेबल बनाया होता है वो किसी ना किसी एंटिटी के ही रिलेटेड होता है। चाहे वो आप वो कह सकते हैं कि जी वो कि आपने कस्टमर का टेबल बनाया तो इसकी जो एंटिटी होगी वो कस्टमर ही होगा, ठीक है। यानी जिसके रिलेटेड भी आप कोई अपना टेबल वगैरह जनरेट करते हैं वो उसकी एंटिटी कहलाती है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि जी हमारे पास जो ये हमने टेबल रखा हुआ है, ठीक है, जो एंटिटीज़ का टेबल पड़ा हुआ है हमारे पास, क्या इसके अंदर इसकी प्राइमरी वैल्यू या प्राइमरी आईडी है प्राइमरी की, ठीक है। मोस्टली प्राइमरी की कैसी वैल्यू को असाइन किया जाता है, प्राइमरी की एक ऐसी वैल्यू को असाइन किया जाता है जो कि यूनिक वैल्यू रखती है, ठीक है। यानी कि कोई भी वैल्यू जो होती है उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना आ सके। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं आईडी की बात करता हूँ, यहाँ पे आप फर्दर जैसे जैसे आगे इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह ऐड करते जाएंगे तो ये क्या होगी, ऑटोमेटिकली ये जो प्राइमरी कीज़ होती हैं ये मोस्टली ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेड होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ असाइन इसके अंदर रखते जाते हैं कॉलम के टेबल के अंदर, तो वो जो प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। यानी अगर आप एक नया इसके अंदर कोई वैल्यू वगैरह असाइन करोगे तो वो क्या होगा कि वो आगे 4 हो जाएगा, उसके बाद और करोगे 5, 6, इसी तरह क्या होगा कि ये वैल्यूज़ जो होंगी ये इसके साथ आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि जी आपने जो वैल्यू रखी हुई है, जो आपने टेबल वगैरह जनरेट किया हुआ है, क्या उसकी कोई ना कोई प्राइमरी की है, और उसके बाद अगर है तो क्या उसके अंदर कोई जो वैल्यूज़ आपने रखी हुई हैं वो वैलिड होती हैं। एक सिंपल सी बात ये होती है कि अगर आपने किसी भी टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की रखी हुई है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एज ए प्राइमरी की उन्होंने आईडी को असाइन किया हुआ है, ठीक है। मोस्टली जो टेबल्स वगैरह जनरेट करते हैं वो आईडी को ही प्राइमरी की असाइन करते हैं। तो आईडी को प्राइमरी की असाइन, ठीक है, और उसके अंदर बाद जो आपने प्राइमरी की जो वैल्यू रखी हुई है क्या वो इसकी जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल भी होती है कि नहीं होती। ये ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल अब प्राइमरी की जो होती है उसमें कुछ ख़ास किस्म की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ नहीं होती। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब इसकी मैं अगर सिंपल सी बात आपको बताऊं कि अगर आईडी में आपने नंबरिंग की जगह आपने नेम रखे हुए हैं,
तो फिर वो जो प्राइमरी की होगी वो आपकी इतनी ज़्यादा नेम के हवाले से वो सिक्योर नहीं होगी। उसकी रीज़न ये होती है कि अब अगर एक ही नाम के 2 या 3 आदमी आ जाते हैं, ठीक है, या कोई भी जो कस्टमर वगैरह का आपने टेबल जनरेट किया हुआ है, ठीक है, अगर 2 या 3 कस्टमर एक ही नाम के आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने किसी एक का फॉर एग्जांपल का डाटा डिलीट करना है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है नाम सेम होगा, आपको अगर नहीं पता होगा आप तो आप किसी और का डिलीट कर दोगे। तो इस तरह ये एक इस खास किस्म की वैल्यूज़, इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए कि जो कि हमारे जो टेबल है, ठीक है, उसकी जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, वो इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि वैलिड हो, ताकि वो प्राइमरी की को हम इजीली जो टेबल का उसको प्राइमरी की बुनियाद पे हम इजीली मैनेजेबल फॉर्म में रख सके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी की जो वैल्यू होती है वो कभी नल नहीं होती, लेकिन कुछ अगर फर्दर एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं तो यहाँ पे नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जी एक पर्सन है, एप्सन है, इसका सिटी ओस्लो है, अब इसका कंट्री अगर ना भी लिखो तो इसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर प्राइमरी की के अलावा कोई भी जो एट्रीब्यूट्स होती हैं इनके अंदर नल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि किसी की आपने वैल्यू नहीं रखी तो इसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्राइमरी की के अंदर कोई नल वैल्यू आ जाती है तो लिहाजा नल वैल्यू पहले नंबर पे तो रिलेशनल डेटाबेस में ये रूल है कि जी प्राइमरी की जो होती है उसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन तो इसलिए प्राइमरी की जो होती है वो हमेशा कोई ना कोई उनके वैल्यूज़ असाइन की हुई होती हैं। तो प्राइमरी की के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती, अदरवाइज़ आपकी जितनी भी आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, आप वो क्या कर सकते हो कि आप उसके अंदर कोई भी आप नल वैल्यू रख सकते हो। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल जिस तरह के नाम से पता चल रहा है रेफरेंस, ठीक है, यानी कि किसी ना किसी टेबल को आप जब भी रिलेशनल डेटाबेस की हम बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि जितने भी ज़्यादा टेबल्स होते हैं वो जो सारे टेबल जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई एक बहुत आपने कस्टमर्स का या कोई आर्डर वगैरह का डाटा आपने फैच करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आपने फिर ज़ाहिर है आपने किसी न किसी बेस के ऊपर ही उसको मैनेजेबल फॉर्म में लेके आना। तो अब अगर कस्टमर का और आर्डर का कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा तो फिर आपको पता चलेगा ना कि जी किस कस्टमर ने कौन सा आर्डर दिया है। अगर तो इनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कस्टमर ने कौन सा आर्डर दिया या कौन सा आर्डर नहीं दिया। तो लिहाजा जो भी रिलेशनल डेटाबेस होती है इसके अंदर क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ रेफरेंस के तौर पर कोई वैल्यूज़ जो होते हैं दोनों टेबल्स के दरमियान इस तरह की कॉमन वैल्यू रखते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जी इनके दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है या कौन सी जो रोज़ होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसका बेसिक मकसद क्या होता है कि ये जो दो टेबल्स की रोज़ होती है ये इनके दरमियान एक राब्ते का काम करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी क्या होती है। इज़ ए रूल दैट मेंटेन्स कंसिस्टेंसी अमॉन्ग रोज ऑफ टू रिलेशन, यानी कोई भी जो दो टेबल्स होते हैं उनकी जो रोज होती हैं ये उनके दरमियान एक रिलेशनशिप का काम करते हैं। अब किस तरह रिलेशनशिप का काम करते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी है, लेकिन यहाँ पे दो टेबल वैसे हमारे पास पहले दो टेबल बने हुए हैं, कस्टमर का टेबल है और दूसरा प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है। कस्टमर के टेबल में कस्टमर के रिलेटेड सारा डाटा पड़ा हुआ है और प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट के रिलेटेड सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि कोई भी जो आदमी है, ठीक है, वो चीज़ खरीद रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले तो नंबर पे ये ट्रांजैक्शन आईडी है कि कौन सा आदमी जिसने चीज़ खरीदी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास कौन सा कस्टमर है जिसने कौन सी प्रोडक्ट जो खरीदी है और किस डेट पे के ऊपर खरीदी है। अब यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी जो है वो 24/22/24,221 है, ठीक है।
अब हमें पता चल रहा है कि जो 24,221 पे हमारे पास कस्टमर जो है वो उसका नेम क्या है, उसका नेम है बॉब। ठीक है, तो अब उसने प्रोडक्ट कौन सी खरीदी है जी, 8,977 वाली प्रोडक्ट जो होगी उसने वो खरीदी हुई है। तो हम प्रोडक्ट के टेबल में अब हमें पता चलेगा कि 8,977 के ऊपर कौन सी टेबल प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि जी हमें ये अब यहाँ पे ये सिंपल इसके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है हमें पता चल रहा है कि जी कौन सा कस्टमर है और उसने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है। तो यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं कि जी बॉब ने, अगर हम देखें कि जी इस कस्टमर ने, बॉब ने क्या ख़रीदा, तो इसका मतलब है कि बॉब ने बनाना ख़रीदे हैं, यानी केले ख़रीदे हैं। तो इस बुनियाद पे हम यानी कोई ना कोई इनके दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप जनरेट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदी है। उसके बाद आगे कस्टमर ने उन्होंने और प्रोडक्ट ख़रीदी हैं। ठीक है, जिस तरह के अलाइस का नंबर है 24,222 अलाइस है। ठीक है, सॉरी एलिस है। तो एलिस का हम देख सकते हैं कि जी एलिस ने कौन सी खरीदी है, तो हमें पहले आगे पता होना चाहिए उसका प्रोडक्ट नंबर क्या है जो कि एलिस ने खरीदी है। तो प्रोडक्ट नंबर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा जी एलिस ने टीवी खरीदा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एक इस तरह का इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जो कि इन रोज़ के दरमियान, दो टेबल्स की रोज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप का काम देता है। और आगे हम देखते हैं कि जी कौन सी जो मेन चीज़ है जो कि इनके दरमियान एज ए रिलेशनशिप के तौर पर काम करती है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो होती है फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की क्या करती है कि फॉरेन की इन दोनों टेबल्स के दरमियान एज ए रिलेशनशिप का काम करती है। अब हम सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो फॉरेन की होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन होती है कि द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज़ यूज्ड एज ए फॉरेन की फॉर द अदर टेबल फॉर दिस रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी अगर हमने दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा कि एक की जो फॉरेन, जो कह लें कि प्राइमरी की होगी एक टेबल की, उसको दूसरे टेबल की फॉरेन की बना कर हमें रखना पड़ेगा जिससे हमें उनके दरमियान रिलेशनशिप का पता चल सकता है। यहाँ पे फिर सिंपल वही मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, इस टेबल को, तो अब इन दोनों टेबल के दरमियान ये जो कस्टमर का टेबल है और दूसरा प्रोडक्ट का टेबल है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन किस तरह से आया है। तो इनके दरमियान रिलेशन किस तरह आया, अब अगर हमने यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का बताया था, तो इसके दरमियान रिलेशन किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर की जो आईडी है, ठीक है, वो यहाँ पे 24,221 है, 24,222 है, 24,223 है। अब यहाँ पे जो कस्टमर का टेबल है यहाँ पे तो एज ए वो प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको परचेज के प्रोडक्ट में देखोगे तो वो यहाँ पे उसकी प्राइमरी की नहीं बल्कि वो एज ए फॉरेन की के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। यानी कि एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, जब वो किसी दूसरे टेबल में उसका रिलेशनशिप यूज़ किया जाता है तो उसको एज ए फॉरेन की के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब अगर आप ये कहेंगे जी परचेज़ की प्राइमरी की कौन सी है, तो जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये परचेज़ की अपनी प्राइमरी की है। ठीक है, तो लिहाजा इसके टेबल के अलावा जो अगर कोई और प्राइमरी की यूज़ हो रही होगी वहाँ पे, तो उसको हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि वो एज ए फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही टेबल में दो फॉरेन कीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। कौन कौन सी, एक कस्टमर आईडी और दूसरी प्रोडक्ट आईडी। अब इस टेबल के अंदर जो फॉरेन कीज़ वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, अब आप देखोगे उनके टेबल्स में अगर आप देखो तो वो एज ए प्राइमरी की एग्जिस्ट करती हैं अपने अपने टेबल में। जिस तरह कस्टमर आईडी जो होगी वो कस्टमर के टेबल में एज ए प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही है और प्रोडक्ट आईडी जो है वो प्रोडक्ट के टेबल में एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रही है। लेकिन यही प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट किया जाएगा, किसी दूसरे टेबल में इनको देखा जाएगा, तो वो क्या होंगी कि वो एज ए फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल होंगी। और हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं फॉरेन कीज़ को देखते हुए हम देख सकते हैं कि जी इनके दरमियान कौन कौन सा रिलेशनशिप बनता है। तो जो फॉरेन की होती है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है
जो भी रिलेशनल डाटाबेस होती है उनके दरमियान रिलेशनशिप्स के लिए, कि दोनों दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को अगर आपने इस तरह से रिलेट करना हो, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है कि वो इनकी एज ए प्राइमरी की एज ए फॉरेन की के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पे एज ए थर्ड टेबल को यूज़ किया हुआ है। अगर तो आप क्या कहें कि अगर आपने डायरेक्ट परचेज़ का, तो अगर आपने नहीं निकाल करना परचेज़ टेबल के, परचेज़ की आपको डिटेल नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप कस्टमर के टेबल में प्रोडक्ट की जो आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो यहाँ पे प्रोडक्ट के टेबल में प्राइमरी की है, आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे एंड पे आएगी उसके टेबल में, और वहाँ पे वो एज ए फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल होगी। और ज़ाहिर है जब इसकी अब आईडी यहाँ पे आ जाएगी, तो आप ये देख के बता सकते हैं कि जी हमारा जो कस्टमर बॉब है उसने कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदी है। जब आप बॉब के सामने उसका नंबर यानी प्रोडक्ट का नंबर होगा, तो आप प्रोडक्ट के टेबल में जाकर देख सकते हैं कि उस नंबर के अगेंस्ट कौन सी जो प्रोडक्ट है वो पड़ी हुई है। तो इस तरह क्या किया जाता है कि कोई भी जो दो टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं वो इस तरह रिलेट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है क्रिएटिंग रिलेशनल टेबल। अब जब भी रिलेशनल टेबल को जनरेट किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि कोई भी जो बड़े से बड़ा कोई सॉफ्टवेयर या कोई आप कह लो कि आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको अपनी आपकी डेटाबेस क्रिएट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो वो क्यों ज़रूरी होता है? उसकी मेन वजह ये होती है कि पहले डेटाबेस को क्रिएट करके हम इसके दरमियान मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि बाद में हमें कोई भी इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि जी ये जो टेबल्स हमने बनाए हैं इनके दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं या किस तरह का डाटा। तो लिहाजा हम पहले क्या किया जाता है कि पहले ही जो भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई भी आपने कोई बहुत बड़ा एक CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हो, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बड़ी कंपनी के लिए बना रहे हो, तो पहले क्या करना पड़ता है, उसके डेटाबेस जनरेट करनी पड़ती है। तो डेटाबेस में अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह क्रिएट टेबल्स इन SQL इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जिस तरह हमने वो जो टेबल पढ़े थे, ठीक है, उसका एक SDLC पढ़ा था डेटाबेस का, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने पहले लेक्चर में इसको, पहले चैप्टर के जो आखिरी लेक्चर था उसमें हमने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि किस तरह SDLC काम करता है, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेजेस क्या होता है, इनिशलाइजेशन का फेज़ होता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इस तरह के लॉजिकल डाटाबेस यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो पहले क्या किया जाता है कि इन्हीं फेजेस के दौरान जो टेबल्स होते हैं वो SQL में यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में उनको पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो SQL आमतौर पर आजकल मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी कह लें कि ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो SQL के अंदर ही परफॉर्म वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद फिर जब आप टेबल्स एक दफ़ा जनरेट कर लेते हो, उसके बाद आप टेबल्स की एट्रीब्यूट जनरेट करते हो, ठीक है, यानी आपने कस्टमर का टेबल जनरेट किया, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर के टेबल में आगे आता क्या है। कस्टमर की आईडी आ जाएगी, उसके बाद कस्टमर का नेम आ जाएगा, कस्टमर का एड्रेस वगैरह आ जाएगा, कस्टमर का ईमेल वगैरह, यानी कस्टमर के रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो एज ए एट्रीब्यूट उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो कस्टमर के ज़ाहिर जितना रिलेटेड डाटा यानी कि उसका नेम हो जाए, उसका ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर, ये सारी की सारी उसकी एट्रीब्यूट्स होंगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप टेबल जनरेट कर लोगे तो आपको उसकी एट्रीब्यूट्स भी जनरेट करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक प्राइमरी की होनी चाहिए कि जो भी टेबल वगैरह आपने जनरेट करना है उसके अंदर मस्टली प्राइमरी की लाजमी तौर पर होनी चाहिए,
ताकि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी दो चीज़ों के दरमियान या प्रोडक्ट या कस्टमर का जो टेबल बना रहे हैं उनके चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्राइमरी की बुनियाद पे ही उनको आगे एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइमरी की बेस पे ही हम क्या करेंगे कि उनको डाटा वगैरह को फैच अपडेट कह लें या डिलीट कह लें, फैच कर सकते हैं। ठीक है, डाटा वगैरह हासिल कर सकते हैं प्राइमरी केस की बुनियाद पे। और जहाँ तक प्राइमरी की बात है तो वहाँ पे साथ साथ लिहाजा फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉरेन कीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपने मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान एक ख़ास किस्म का आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना, तो उसके लिए फॉरेन कीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो लिहाजा फिर वो क्या होगा कि टेबल के दरमियान रेफरेंस करने के लिए या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फॉरेन कीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह क्या किया जाता है कि कोई भी जो रिलेशनल टेबल्स होते हैं, ठीक है, उसको एक ख़ास किस्म के स्टेप के साथ उनको क्रिएट किया जाता है। सिंपल अगर एसक्यूएल की बात करें आजकल जो चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको डेटाबेस जनरेट करनी पड़ती है। डेटाबेस के अंदर फिर आपको मुख्तलिफ टेबल्स वगैरह जनरेट करने पड़ते हैं। टेबल्स के अंदर फिर ज़ाहिर है आपने उसके रिलेटेड कुछ डाटा वगैरह रखना होता है, फिर उसकी एट्रीब्यूट भी आपको टेबल के अंदर ही डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। उसके बाद उसके रिलेटेड जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड सारा डाटा, यानी कि इसका कितना साइज़ होना चाहिए, किस तरह का डाटा इसकी डाटा टाइप होनी चाहिए, ये डाटा हमने किस फॉर्म में रखना है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आजकल रिलेशनल डाटाबेस के अंदर मोस्टली यूज़ हो रही हैं, और इन्हीं को आगे फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं कि हम कोई भी डाटाबेस के टेबल्स वगैरह जो होते हैं उनको जनरेट करते हैं। उसके बाद आ गया वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल। सबसे पहले आपका टेबल जो होना चाहिए वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसकी मेन रीज़न क्या है? अगर वेल स्ट्रक्चर टेबल की हम बेसिक तौर पर देखें तो क्यों होना चाहिए, तो इसकी मेन वजह ये होती है कि इट अलाउज यूज़र दैट ही कैन इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट विदाउट एनी एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज। यानी कि वो क्या करे कि वो बगैर किसी एरर के या बगैर किसी इनकन्सिस्टेंसी के वो क्या करे कि अपने डाटा को अपडेट, डिलीट या उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह अगर उसने करनी हो तो वो कर सके। इसकी अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी मिसाल देता हूँ, वेल स्ट्रक्चर डाटाबेस क्या होती है टेबल कौन सा होता है? ऐसा टेबल वेल स्ट्रक्चर टेबल होता है जिसके अंदर किसी भी कोई किस्म की आप ये कह लें कि रिडंडेंसी या कोई भी कॉपी डाटा मौजूद ना हो, जो कि हमें आने वाले वक्त में आगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हो। तो लिहाजा ऐसा डाटा जो कि बगैर किसी इनामली के मौजूद होगा, ठीक है, या बगैर किसी आप ये कह लें कि इनकन्सिस्टेंसी या बगैर किसी रिडंडेंसी के मौजूद होगा, तो ऐसा डाटा जो होगा वो वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगा, और इस तरह का जो टेबल होगा उसको वेल स्ट्रक्चर टेबल का नाम दिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आजकल जो मेन इसके ऊपर स्टेप वेल स्ट्रक्चर टेबल के लिए अप्लाई किया जाता है वो होती है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हम आगे देखेंगे कि क्या होती है। बेसिक तौर पे को ऊपर नॉर्मलाइजेशन एक ख़ास किस्म के टेबल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, जिसकी मदद से हम टेबल के अंदर जितने भी एरर वगैरह होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ डाटा की कापीज़ वगैरह मौजूद होती हैं, हम क्या करते हैं कि उसको एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर अरेंज करते हैं ताकि कोई भी डाटा के अंदर कापीज़ वगैरह जनरेट ना हो सके। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आती हैं, इंसर्शन अनामली आती है, डिलीशन अनामली आती है, या अपडेशन अनामली आती है। अच्छा, अब इंसर्शन अनामली क्या होती है? अब यहाँ पे सिंपल सी मैं अगर बात बताऊँ कि अगर आपका कोई डाटा जो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि डाटा कापीज़ की सूरत में मौजूद है। यहाँ पे ये एग्जांपल देखें, अगर आपके पास एक डाटा इस तरह का मौजूद है कि जिसकी जो आईडीज़ हैं वो सेम है। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये करना चाहूँ कि मैं ये आईडी 84 वाली जो आईडीज़ है, ठीक है, ये टेनिस के रिलेटेड है, और ये इसकी जो कॉस्ट है वो $36 है।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये टेनिस वाली को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं आईडी की बेस के ऊपर अगर एसक्यूएल के अंदर कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करूँगा तो वो क्या करेगा कि जी वो इसकी रिलेटेड जो 84 वाली दोनों आईडीज़ को वो क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। या वो अगर दोनों को नहीं करेगा तो शायद वो ज़ाहरा साहब से पहले आने वाली आईडी को डिलीट कर देगा। तो लिहाजा लेकिन आपने तो क्या करना था कि आपने ये इस एक ही डिलीट करनी थी टेनिस की, लेकिन अगर वो स्विमिंग की डिलीट कर दे तो इस वजह से, क्योंकि जो आईडीज़ होती हैं उनके अंदर अगर तो बहुत ज़्यादा रेडंडेंसी पाई जाती है, या ये कह लें कि वो जो आईडीज़ होती हैं वो एक ही तरह की हों, तो फिर डाटा जो होता है, डाटा के अपडेशन करने में या उसके अंदर इंसर्शन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। या अगर आपका टेबल के अंदर आपने डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आपका टेबल के मुख्तलिफ दो टेबल्स के दरमियान भी रिलेशनशिप बना हुआ है, तो फिर आपको उसको फुली तौर पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि जी ये किस टेबल के लिए है और इसका रिलेटेड डाटा उस टेबल के अंदर क्या है। अगर आप कस्टमर या ऑर्डर के रिलेटेड फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं तो आपको आप डाटा डालना चाहते हैं टेबल के अंदर, आपको कस्टमर भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसके रिलेटेड आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है आपका कोई ना कोई जो रिलेशनशिप के अंदर जो टेबल वगैरह बने होते हैं तो आपको उसका ऑर्डर भी, जो ऑर्डर नंबर जो होगा वो भी अपडेट करना पड़ेगा ऑर्डर के टेबल के अंदर। तो उसके बाद दूसरी डिलीशन अनामली का सिंपल सा पहले मैंने इंसर्शन में भी कुछ थोड़ा सा बता दिया। अब डिलीशन में भी यही होगा कि अगर आप किसी, आपके पास आईडी जो हैं वो एक जैसी हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर सकते हो कि आपने एक 100 नंबर की आईडी है, ठीक है, आपने वहाँ से क्या करना है, स्क्वैश को आपने डिलीट करना है। आप एसक्यूएल की मदद से डिलीट करते हो, लेकिन वो स्क्वैश वाली डिलीट नहीं करता, वो आपकी स्विमिंग वाली डिलीट करता है, क्योंकि आईडी तो दोनों की सेम है। या अदरवाइज हो सकता है कि वो आपकी दोनों आईडीज़ को डिलीट कर दे। तो इस तरह फिर क्या होता है कि डिलीशन के अंदर ये बहुत सारी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं डाटा के अंदर कि जी डाटा को ज़ाहिर डिलीट करना होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि उसकी जो, या तो वो सारे का सारा डाटा डिलीट हो जाता है उस आईडी के रिलेटेड, या उस आईडी के रिलेटेड वो डाटा डिलीट हो जाता है जो आप नहीं करना चाहते। तो उसके बाद अपडेशन की अनामली है जो आ रही है, ठीक है। अपडेशन में आप क्या करना चाहते हो, आप कोई भी डाटा को अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। जिस तरह सिंपल ये टेबल है, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि जी मैं यहाँ पे अब देखते हैं कि जी जो 219 वाली है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो पहली है इसके अंदर मैं गोल्फ की जगह पे क्रिकेट वगैरह या कोई और आप ये कह रहे हैं कि गेम वगैरह रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको अपडेट करूँगा तो वो क्या करेगा कि वो सारी की सारी को अपडेट कर देगा। लेकिन आपने तो सिर्फ एक ही करनी थी, तो बाकी को आपने नहीं करना था। तो लिहाजा इस वजह से जब भी कोई अपडेशन होती है तो वो चूँकि आईडी के ऊपर बेस करता है, तो उस आईडी के रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो सारे के सारे को अपडेट डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो लिहाजा इस वजह से इसकी जो डाटा की रिडंडेंसी होती है, इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात या प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का था यही लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।